नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भावुक कहानी जिसके लेखक हैं यशपाल। दोस्तों, अब आप मेरी कहानियाँ खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। कथा मंथन के नाम से वहाँ पर अपलोड की गई हैं। पारिक के जीवन की महत्वाकांक्षा कल्पना में ही परिमित थी। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात बिना दुविधा के उसे बैंक में नौकरी मिल गई। समय आने पर वह अकाउंटेंट, बैंक सेक्रेटरी और मैनेजर बन जाएगा, इसमें किसी को संदेह नहीं था। पग पग पर पेट की चिंता ना रहने के कारण उसके स्वभाव और व्यवहार में कमीनेपन का नाम ना था। जीवन में पूर्णता की ओर ही उसका लक्ष्य था। स्वभाव में कुछ उच्च श्रृंखलता, कुछ भावुकता का मिश्रण होने से उसका व्यवहार इस ढंग का था कि पुरुष सहयोगियों में विशेष समादर ना पाकर भी स्त्री समाज में वह आकर्षण का केंद्र था। स्त्रियों के पीछे दौड़ने वालों में उसकी गिनती ना थी, फिर भी उसका हृदय मंदिर प्रतिमा से शून्य ना था। मन में प्रतिमा की आराधना करने पर भी उसके मुंह पर ताला था। परिस्थितियां भी ऐसी ही थी। भले आदमियों के जिस मोहल्ले में मकान का हिस्सा ले वह अकेला नौकर के साथ रहता था, उसी मोहल्ले के एक अभिजात और अति सुसंस्कृत परिवार में उसे जब तब आने जाने का मौका रहता था। इसी परिवार की एक कुमारी के प्रति अपने हृदय को अंजलि मिले वह अर्पण कर चुका था। सभी सद्गुणों की अपेक्षा पारिक के मन में वफादारी के प्रति विशेष श्रद्धा थी। यहाँ तक कि कुत्तों को वह निकटतम संबंधी की अपेक्षा से भी अधिक प्यार की नजर से देखता था। उसके पास कोई कुत्ता ना था। जीवन की यह न्यूनता उसके मन में खटकती ही रहती। फैशन से रहने के लिए भी कुत्ता एक आवश्यक चीज है। संध्या समय वह कदम कदम मकान लौट रहा था। मुख्य सड़क के एक बंगले से एक पिल्ला उसके पीछे हो लिया। पिल्ले का वह गदबदा घुंघराले बालों से लिपटा ऊन के बंडल सा शरीर और छोटी छोटी टांगों से उसका पीछे दौड़ते चला आना देखकर उसका मन उमंग उमंग कर रह जाता था। पारिक सड़क से गली में पहुंचा। आधी गली पार कर भी जब पिल्ले की वफादारी कम ना हुई तो उसकी अवहेलना करना पारिक के लिए संभव ना रह सका। उसने उसे गोद में उठा लिया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा वह मकान पर आ पहुंचा। पिल्ला बहुत ही कमसिन मालूम होता था। शायद वह स्वयं पानी या दूध ना पी सके, इसलिए पारिक ने उसे रुई की बत्ती बनाकर दूध पिलाना शुरू किया। परंतु पिल्ले को स्वयं दूध पीते देख उसके मन की कली खिल गई। संभवतः जैसे ही नवजात शिशु को स्तनपान कराकर माता के मन की कली खिल जाती है। बच्चों के संपर्क में जवान और बूढ़े भी बच्चे बन जाते हैं। एकांत में तोतले बच्चे को गोद में लेकर महाविद्वान और विलक्षण भी जैसे मुंह बना बनाकर नितांत ही प्राकृतिक भाषा में, जिसे किसी दूसरे हंस सुकून के लिए समझना दुश्वार है, हम कैसे तुतलाने लगते हैं। उस समय हम शायद शिशु को उसी की भाषा में बोलकर समझा देना चाहते हैं। पानी को मम, दूध को डुडू और रोटी खाओ को लोती लाओ, लोती खाओ कहने लगते हैं। आंखें चमकने लगती हैं, होठ आगे बढ़ जाते हैं और नाक उन्मेष में फूल जाती है। यह सब लीला पारिक अपने एकांत कमरे में पिल्ले के साथ करता था। अपने हाथ से उसे दूध पिलाता, सेंट लगा देता और मकान पर अधिकांश समय उसे गोद में लिए रहता। बैंक जाते समय नौकर को मल्ली के विषय में सब बात बारीकी से समझा देने पर भी बैंक के कामकाज के बीच उसका ध्यान अनेक बेर मल्ली की ओर खिंच जाता। हृदय की प्रतिमा के अतिरिक्त उसे किसी की चिंता थी तो मल्ली की। प्रतिमा एक महत्वाकांक्षा थी जिसका आधार था कल्पना, परंतु मल्ली थी प्रत्यक्ष और स्थूल सत्य जो पारिक के मन को केंद्रित कर बैठी थी। वह प्रतिमा के विषय में मुंह नहीं खोल सकता था। क्या किसी के लिए उस प्रेम की महत्ता और सूक्ष्मता को समझ सकना संभव था? 2 सप्ताह जब से मल्ली आई थी, पारिक के मन में यह उद्वेग ना हुई थी कि किस प्रकार बिना संदेह का कारण पैदा किए वह उस सभ्य नव संस्कृत परिवार में जाकर प्रतिमा का दर्शन कर आ सकेगा। कहते हैं जिन बच्चों का अधिक यतन होता है वही अधिक बीमार रहते हैं, और मल्ली भी बीमार हो गई। उसकी दौड़ धूप बंद हो गई, दूध पीना भी उसने छोड़ दिया। एक डॉक्टर ने यहाँ से अपने लिए हाजमे की दवाई लाकर उसने मल्ली को खिलाई, पर कुछ ना बना। मल्ली का दुख देख संकोच छोड़ पारिक सब कुछ करने को तैयार हो गया। पशु अस्पताल तक डॉक्टर से राय लेने गया। शनिवार को वह 1 बजे ही बैंक से लौटा था। मल्ली की हालत खराब थी। एक छोटी सी टोकरी में उसे ले वह अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उपेक्षा से देखकर कहा, यह अब नहीं बचेगी। पारिक के मानो हृदय पर दीवार गिर गई। मन के आवेग को दबाकर उसने डॉक्टर से पूछा, फिर?
डॉक्टर ने उसके मन की करुणा का आभास पाकर कहा, इसे तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, आप चाहें तो इसे क्लोरोफॉर्म कर दिया जाए, तकलीफ से बच जाएगी। कुछ देर करुणा आंखों से बिलखती हुई मल्ली की ओर देखकर एक गहरी सांस खींचकर उसने कहा, अच्छा। पारिक को देखते देखते मेहतर ने एक तार की प्याली में रुई रखकर उस पर दवाई छोड़ मल्ली के मुंह पर प्याली को दबा दिया। मल्ली दम घुटने में से कुछ छटपटाई, पर कुछ ही क्षण में निश्चल हो गई। उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। मेहतर ने मल्ली की पूंछ पकड़कर फेंक दिया। पारिक के चेहरे की त्वचा से मानो ज्वाला सी निकल रही थी। फीस का 1 रुपया डॉक्टर की मेज पर फेंककर वह बाइसिकल पर चढ़ लौट पड़ा। ज्यों त्यों होठ दबाए वह मकान तक पहुंचा। साइकिल बरामदे में फेंक वह भीतर कुर्सी पर बैठा ही था कि नौकर ने एक तार का लिफाफा उसके हाथ में ला कर दिया। तार छोटे भाई का था। उसने परीक्षा में पास होने की खुशखबरी भेजी थी। पारिक के आहत हृदय पर इस समाचार का भी कुछ असर न पड़ा। वह मुंह ढांपकर कुर्सी पर पड़ा रहा। मेज पर चाय रख कमरे का पर्दा उठा। उसे बुलाने के लिए नारायण ने भीतर जाकर, लेकिन आंखों पर रुमाल रखे उसे चुपचाप पड़े देखकर बिना किसी किस्म की आहट किए वह लौट गया। गिरधारी लाल बाबू मोहल्ले के नारद थे। दफ्तर से लौट प्रायः व्यापारी के समीप बैठ सड़क से खमीरा सटका करते थे। नारायण से उन्होंने पूछा, अजी बाबू कहाँ हैं? नारायण समझदार नौकर था। उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भीतर बैठे हैं, तबीयत कुछ खराब है। गिरधारी लाल बाबू की तबीयत की खराबी का कारण पूछने पर उसने बहुत धीमे स्वर में बताया, बहुत दिन से बुआ जी की तबीयत खराब थी, अभी तार आया है तभी से। बुआ जी ने बहुत मानती थी। कहकर गिरधारी लाल बाबू ने पर्दा हटाकर देखा। पारिक अब भी आंखों पर रुमाल रखे खड़ा था। गिरधारी लाल भी पीछे हटाए। ऐसी नाजुक हालत में अकेले भीतर जाने की अपेक्षा 2-4 इष्ट मित्रों को साथ लेकर सांत्वना बांधने जाना ही उचित था। सामने वाले मकान में इस समय लाला अर्जुन लाल नित्य संगीत का अभ्यास किया करते थे। दुर्घटना की खबर पा उन्होंने बाजा बंद कर दिया और नीचे आ गए। 15-20 मिनट में 3-4 सज्जनों ने चुपचाप पारिक के कमरे में प्रवेश किया और चुपचाप बैठ गए। लाला श्रीराम वयोवृद्ध थे। उन्होंने खांस कर गंभीर स्वर में कहा, बेटा पारिक। पारिक ने आंख पर से रुमाल हटाकर देखा। सहसा इतने आदमियों के चुपचाप आकर बैठ जाने से वह सहमसा गया। आंखें पहुंच लेने पर भी उनमें आर्द्रता और लाली बाकी थी। श्री राम जी ने पूछा, बुआ जी को कितने दिन से तकलीफ थी, जिनकी आयु भी काफी हो गई होगी? इस तरह दिल छोटा करना ठीक नहीं, तुम तो खुद समझदार हो, संसार की गति तो तुम जानते हो ऐसी ही है। बाबू गिरधारी लाल ने पूछा, बुआ जी को क्या तकलीफ थी? पारिक के लिए कुछ कहना कठिन था। उसका गला रूंध रहा था, वह कुछ समझ न सका। अर्जुन लाल ने पूछा, बैंक से लौटकर ही तो आपको तार मिला है ना? 2 बजे मुझे नारायण गली में मिला था, उस वक्त तो कोई खबर नहीं आई थी। पारिक की समझ में समस्या आ गई, परंतु उसके मुख पर दोहरी मोहर लगा दी। इन भले आदमियों के सन्मुख भेद को खोल कर रख देने की उसकी हिम्मत कैसे हो सकती थी? अपने हृदय के क्षोभ के कारण को वह किस प्रकार प्रकट कर सकता था? एक पिल्ले के लिए एक जिम्मेदार सुशिक्षित व्यक्ति का रोना क्या विश्वास करने लायक बात है? पारिक हथेली पर ठोड़ी रखे चुप बैठा रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने दुख से और लोगों की गलतफहमी की चोट से उसका मन और भी व्याकुल हो रहा था। इन भद्र पुरुषों का यह भ्रम उसे एक प्रकार का अत्याचार मालूम हो रहा था। मानो उसे लज्जित करने के लिए ही सबने मिलकर एक प्रकार का षड्यंत्र रच डाला हो। प्रायः 45 मिनट तक उसे भरपूर आश्वासन देकर भद्र पुरुष विदा हो गए। पारिक इन लोगों से छुटकारा पाने की तसल्ली में ही सांस भी ले नहीं पाया था कि प्रतिमा का भाई आ पहुंचा। फिर वही सांत्वना, संवेदना की निश्चित परंपरागत शब्द उसके कानों में गए और उसकी ग्लानि को कुरेदने लगे। प्रभात के उठकर जाते ही पारिक ने सोचा, ना जाने अभी कितने और भले आदमी आकर तमाशा करेंगे। कल रविवार की छुट्टी है ही। इस झगड़े से पिंड छुड़ाने के लिए क्यों ना एक दिन के लिए वह जालंधर चला जाए। नारायण को बुलाकर उसने तुरंत टांगा लाने के लिए कहा और एक सूटकेस में जरूरी कपड़े डालकर तैयार हो गया। एक्सप्रेस तेजी से चली जा रही थी। ठंडी हवा के झोंकों और गाड़ी की तीव्र गति ने उसके शुद्ध हृदय को अपनी गोद में झुला झुलाकर उसके मन के बोझ को बहुत कुछ हल्का कर दिया। अब दूसरी उलझन उसे व्याकुल करने लगी। वह यूं एकाएक केवल एक दिन के लिए घर दौड़ आने का क्या माकूल कारण बता सकेगा? बुआ जी की बहुत याद आई थी। कह देने से निसंदेह उसका मन अभिमान से गदगद हो जाएगा, परंतु क्या इससे पिताजी और भाई का समाधान हो सकेगा? छोटे भाई को पास होने की बधाई देने आने के बाद अलबत्ता मौजूद थी, लेकिन वह था रुड़की में। खैर, कुछ कह दिया जाएगा, अब लौट चलने की गुंजाइश नहीं थी।
पारिक दोपहर का खाना खाने के बाद बरामदे में बैठा पिताजी से बैंक से में अपने अवसरों और कठिनाइयों की आलोचना कर रहा था। तार का चपरासी आया और पारिक के नाम का तार देकर लौट गया। पिताजी ने कहा, क्या है, देखो तो अर्जेंट तार है। पारिक ने लिफाफा फाड़ कर देखा। तार में लिखा था, हार्दिक शोक और संवेदना, परमात्मा मृतात्मा की शांति और संबंधियों को सांत्वना प्रदान करे। नीचे हस्ताक्षर थे प्रतिमा के। पारिक के होठों पर मुस्कुराहट फिर गई। देखकर पिता ने पूछा, क्या खुशखबरी है? पारिक ने जल्दी में कोई उत्तर न पाकर कहा, एक मित्र ने पास होने की खुशखबरी दी है। पिता ने पूछा, क्या वह भी रुड़की में पढ़ता है? पारिक ने कहा, नहीं, दिल्ली में सेक्रेटरी में नौकरी के लिए कंपटीशन में गया था। सोमवार को बैंक में हाजिर होने के लिए रात की ट्रेन से लौटना जरूरी था। फुर्सत में उसने सोचकर एक बयान तैयार कर लिया। वह जानता था लाहौर लौटने पर सभी परिचित भद्र पुरुष बुआ जी के लिए शोक प्रकट करने के लिए उसे घेर लेंगे। बैंक में भी लोगों की हमदर्दी के उत्तर भी उसे कुछ कहना ही होगा। तांगे पर गली में से प्रतिमा के मकान के सामने गुजरते हुए उसे जान पड़ा। खिड़की में से प्रतिमा ने उसे देख लिया। घर पहुंच बैंक के लिए कपड़े बदल वह बैठा ही था कि नारायण ने खबर दी कि प्रभात बाबूजी बहन जी उसे पूछ रही हैं। पारिक बाहर निकल आया। प्रतिमा के चेहरे पर संवेदना की छाप बहुत गहरी और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पारिक द्वारा पेश की गई कुर्सी पर बैठकर प्रतिमा ने पूछा, क्या बुआ जी की तबीयत बहुत दिन से खराब थी? पारिक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ थी तो, परंतु मुझे कुछ मालूम ना था। उनके यहाँ से बरसों से कोई पत्र भी नहीं आया था। वे रिश्ते में बुआ जी की बहन लगती थी। बचपन ही में मैं उनकी गोद में खेला था। वे मुझे बहुत मानती थी। उनके अपना कोई था भी नहीं। दूर के संबंध की बात जानकर प्रतिमा के चेहरे की गंभीरता में बहुत कुछ फर्क पड़ गया। उसने कद्रदानी के तौर पर कहा, वे बेचारी आपकी दूर की संबंधी थी, इस पर भी आपने उनके लिए इतना अनुभव किया। आप बहुत ही करुण स्वभाव और भावुक है। जितनी बेपरवाही आप व्यवहार में प्रकट करते हैं, दरअसल वह आपकी आर्द्रता का बाह्य आवरण है। बात कहकर प्रतिमा के होठों पर छीनी सी मुस्कुराहट फिर गई। भावुकता के प्रसंग ने पारिक के हृदय में अपने दुख के वास्तविक कारण की स्मृति को ताजा कर दिया। एक दफे उसे अनुभव हुआ, वास्तविक कारण को छिपाने की कुछ भी आवश्यकता न आती। कम से कम प्रतिमा के सन्मुख तो वह लज्जा और का विषय न होकर महत्ता का ही कारण होता। भेद को यथा तथ्य रूप में प्रकट कर वह हृदय मधा रमणी की दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा स्थान पा सकता था। वह इसी विचार में डूब गया। पारिक को दुविधा में देख प्रतिमा ने कहा, भावुक से मेरा अभिप्राय कुछ और नहीं, मैं आपके हृदय में ममता और कृतज्ञता की वह बात कह रही थी। पारिक ने एक दफे कुछ कह देने के लिए सांस लिया, परंतु वह विवश होकर चुप रह गया। कुछ क्षण बाद पारिक ने कहा, ममता का भी एक क्षेत्र है, सीमा है। उसे बखरते फिरने से उसकी कदर शेष रह जाएगी। प्रतिमा ने कहा, नहीं, यदि ममता और कृतज्ञता की सीमा नियत की जाएगी तो वही सीमा मनुष्यत्व की भी होगी। पारिक ने कहा, यदि ममता और कृतज्ञता की आपके हृदय में इतनी कदर है तो एक कुत्ता पालिए। प्रतिमा ने मुस्कुराकर कहा, आपने तो एक पाला है ना। पारिक के चेहरे पर अब वेदना की कालीमा छा गई। प्रतिमा उसी ओर देख रही थी, मानो सहसा नींद से जागकर उसने कहा, ओफ हो।